हेलो। हेलो बच्चा लोग। चलिए तो आज पीटी 10 का रिकॉर्डिंग है और आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा। ठीक है, ओके। एक एक करके देखते हैं। टॉपिक है आपका क्लास 11th का फुल सिलेबस, है ना। ओके, तो ये जो टेस्ट है इसके जो मार्क्स हैं, एनालिसिस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पूरे 11th को एक साथ देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, और जो लोग पहली बार ये टेस्ट दे रहे हैं, पहला एफटी दे रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा ही बेटर होगा कि आप इससे अपने आगे वाले जो भी टेस्ट आएंगे उनमें ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से हमारी प्रिपरेशन हुई है और क्या-क्या और करना है। ठीक है? चलो, आ जाओ। चलिए देखते हैं एक-एक करके प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यूनिट डायमेंशन का है। इसमें बोला गया है कि कोई एक सिस्टम है, ओके, और एक सिस्टम से हमें किसी हाइपोथेटिकल सिस्टम में जाना है, ओके, और उसमें 1 जूल की वैल्यू बतानी है, ओके। एक बात सोचो, जूल तो एनर्जी की यूनिट है। सबसे पहले आप इसका डायमेंशन लिख लो। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/t-2, ओके। और मुझे नई सिस्टम में नई यूनिट नहीं बतानी है, वैल्यू बतानी है उसकी कि वो वैल्यू कितनी है। अब N2 इक्वल टू एक कन्वर्जन फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको, N1 U1 बाई U2, कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने, ओके। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, N1 U1 की जगह इनके यूनिट्स का रेशियो है, यूनिट का रेशियो, डायमेंशन का रेशियो, सब क्या होगा, बराबर होगा, वही लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो M1 बाई M2 इसकी पावर 1 होगी, सिमिलरली L1 बाई L2 इसकी पावर होगी 2, और एक हो जाएगा T1 बाई T2 और इसकी पावर कितनी होगी, -2। कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले सिस्टम में इसकी वैल्यू थी 1 जूल और दूसरे में वैल्यू बतानी है। N2 इक्वल टू N1 तो 1 है, ओके। L1 सॉरी M1 पहले सिस्टम में यूनिट, तो नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल में मास की यूनिट कितनी होती है, केजी, और जिसमें आप जा रहे हैं वो नई यूनिट है, उसमें मास की यूनिट है 10 केजी, यानी कि यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, है ना। इसकी पावर कितनी है, 1। सिमिलरली लेंथ की यूनिट होती है मीटर, डिवाइडेड बाई नई यूनिट में लेंथ की यूनिट है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 मीटर, और इसकी पावर है 2। और टाइम की यूनिट क्या है, पहले होता है 1 सेकेंड, ओके, और दूसरे में आपको गिवन है 1 मिनट। 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड लिख सकते हैं, और इसकी पावर है -2, ओके। अब ये सारी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 1/10, ओके। ये 1000 का स्क्वायर है, तो 1/1000 इंटू एक और क्या हो जाएगा, 1000, और ऊपर 1/60 का स्क्वायर है, तो आप ऊपर ले जाकर के 60 इंटू 60 लिख सकते हैं, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दो जीरो तो कैंसिल हो जा रहे हैं। 36 इंटू 10 to the power -5, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। ये कन्वर्जन के क्वेश्चन थे और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ढंग से देखो तो ऐसे कन्वर्जन बहुत सारे आते हैं, है ना, डायमेंशन में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और एक और डायमेंशन का प्रॉब्लम है ना, ओके। और इसमें हमको बता रखा है कि कोई डायमेंशन है, उसका डायमेंशन है MALBTC, ऐसा कुछ गिवन है। और अगर ए बी सी बदलेंगे तो वो वैल्यूज भी क्या होंगी, चेंज होंगी, कि वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है, और वही हमको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें नाम लिखा होगा, प्रेशर है, फोर्स है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशन याद है, फटाफट लिख लो, MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, ओके। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, LT-2। वेलोसिटी का किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी का होता है LT-1। और एक है प्रेशर, प्रेशर का कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर का होगा ML-1 और T-2, ये सब याद है। अब ढूंढो, प्रेशर में जो ए की वैल्यू है ये तो 1 है, ये सही है। बी की वैल्यू -1 है, ये भी सही है। और सी की वैल्यू -2 है, ये भी सही है, ओके। वेलोसिटी में ध्यान से देखो, ये पहला तो करेक्ट है, ओके। वेलोसिटी में ए की जगह 1 है, वेलोसिटी में ए की जगह तो 0 होना चाहिए ना, एम की तो कोई पावर ही नहीं होती वेलोसिटी में, तो ये गलत हो गया, सेकंड। थर्ड, एक्सेलरेशन, ए बी सी तीनों है, एक्सेलरेशन में भी एम नहीं होता, ए 0 होना चाहिए था, इसलिए गलत है। और फोर्स में इन्होंने ए को 0 कर दिया, यानी m की पावर को 0 कर दिया, जबकि होता होता कितना है, 1, इसलिए ये भी गलत है। कौन सा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट है ना, ओके। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है स्क्रू गॉज का प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि कोई मेजरमेंट हो रहा है, आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। एक रीडिंग है, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ वायर, मेन स्केल रीडिंग 0 है, कोई बात नहीं, मेन स्केल रीडिंग 0 है तो इसका आंसर, इसका ये मतलब नहीं कि 0 होगा। अब वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करते हैं, सर्कुलर डिवीजन। सर्कुलर स्केल रीडिंग में 52 आया है, और इसके अंदर होगा 1 mm जो है मेन स्केल का, इट कोरेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे पिच। पिच क्या होता है, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन या मेन स्केल डिवीजन, है ना, ओके।
वन मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन ऑन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल या सर्कुलर डिवीजन, है ना? ओके, ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पिच है 1 mm ऑन, सॉरी, ये पिच का फॉर्मूला नहीं है बच्चा, बेसिकली लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारे पास निकालना है। लिस्ट काउंट का डेफिनेशन होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, और पिच जो है ये है 1 mm, जो मेन स्केल डिवीजन है उसे पिच बोलते हैं। ओके, तो ये होगा 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? 100। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01 mm, पहले इतना आ जाएगा। ओके, अब सुनो, अब हमें इसका डायमीटर बताना है। तो कोई भी रीडिंग अगर लेनी है तो उसमें दो रीडिंग होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, है ना? ओके, यही होता है मेन स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग आपकी 0 है, लिस्ट काउंट है 0.01 और सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52। इसको सॉल्व करोगे 0.52 आएगा, और ये किस यूनिट में आएगा? जिस यूनिट में लिस्ट काउंट था, और लिस्ट काउंट आपका किस में आया है? एमएम में, तो ये भी आंसर किस में आएगा? एमएम में। ऑप्शन पढ़ते हैं, सारे सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम करो, एक जीरो और लगा दो, 0.052 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ इतना? ठीक, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा इसमें। दूसरा, दूसरे प्रॉब्लम में एक पोजीशन और टाइम दिया हुआ है किसी मोशन का, और प्रेडिक्ट करना है कि वो मोशन कैसा है, वेदर इट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्मली डी एक्सिलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड, या फिर नॉट एनफ डेटा फॉर द जनरलाइजेशन कि वो कैसा है। Okay, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन गिवन है कि ये 1D मोशन कर रहा है, ओके, सर्टेन टाइम पे, और जीरो टाइम 1 2 3 अलग अलग दे रखा है। जीरो टाइम में मतलब फर्स्ट सेकंड में, 0 से 1 में ये टाइम है। तुम दूसरे साइड तुम लिखो उसकी डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो 0 से 1 में यानी 1 सेकंड में वो चला है -2 से 0, इसका मतलब 2 मीटर चला वो पहले में, है ना? अगले, अब एक काम करो, 0 से 2 में कितना चला? 0 से 2 में चला -2 से 8, मतलब ये गया है -2 से 6, ये 8 मीटर गया। और 0 to 3 में कितना गया है? -2 से 16, 16 का मतलब गया 18 मीटर। एक बात सोचो, इसको अगर मैं ऐसे मान के चलूं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और वैल्यू बढ़ रहा है, तो एक्सिलरेटेड ही होगा, डी एक्सिलरेटेड तो होगा ही नहीं। ओके, तो अब हम यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्मली, इनमें हमको सेलेक्ट करना है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और मैं 0 से 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस है 2 और हाफ, एक्सिलेशन की वैल्यू पता नहीं कितनी है, और टाइम है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक्सिलेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो, अब यही 0 से 2 के बारे में बात करो। 0 से 2 में डिस्टेंस इक्वल टू अगेन हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 8, ओके, हाफ, एक्सीलरेशन नहीं पता, और टाइम 2 का स्क्वायर ये 4 होगा, और फिर से सॉल्व करोगे एक्सीलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे डेटा को सॉल्व करेंगे तो भी एक्सीलरेशन 4 है, मतलब हर जगह कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। हमने इक्वेशन लगाई और वैल्यू भी सेम आया, उसको सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि ये कैसा मोशन है? ये एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। ओके, ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। आगे बढ़ते हैं, और एक पर्सन है विच थ्रू द बॉल्स इनटू एयर वर्टिकली अपवर्ड इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर ऑफ 1 सेकंड। ओके, यानी हर 1 सेकंड पे उसने बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया। द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉल थ्रोन अर्लियर बिकम्स 0। मतलब ऐसे समझो, हमने इसको ऊपर फेंका, और जब ये ऊपर पहुंचेगा तभी तो वेलोसिटी जीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, और ये 1 सेकंड के बाद फेंका है। इसका मतलब पुराना वाला बॉल 1 सेकंड में ऊपर चढ़ गया, सबसे ऊपर चला गया। तो जब 1 सेकंड में ऊपर जाएगा तो एक ही सेकंड में नीचे गिरेगा, 1 सेकंड में ऊपर और 1 सेकंड में नीचे, यानी उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 सेकंड। 1 सेकंड ऊपर 1 सेकंड नीचे, और उसकी हाइट बतानी है। एक बात बताओ, हाइट कैसे निकालें? 1 सेकंड में कोई चीज कितना नीचे आता है? 5 मीटर, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट भी कितना होगा? 5 मीटर। कैसे सॉल्व करते हैं? आप ऐसे लिख दो ना, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। कोई चीज 1 सेकंड में कितना गिर सकता है? हाफ, यू जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे का निकाल रहा हूँ, जी 10 है, और टाइम का 1 स्क्वायर। आंसर किसके इक्वल आएगा? 5 मीटर। वैसे भी अगर आपने गैलीलियो का रेशियो याद किया होगा तो ये सवाल आपके लिए आसान होगा कि कोई चीज 1 सेकंड में कितना नीचे गिरता है? 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना गिरता है? 15, देन नेक्स्ट 25, 5, 15, 25। आप रेशियो याद किए होंगे 1:3:5:7, ऐसा कुछ आपने किया होगा। ठीक है, ये उसी से डायरेक्ट प्रॉब्लम था, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है ना? ओके, और इसमें हुआ क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल गिवन है, और इसकी वेलोसिटी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ
मैक्सिमम हाइट रीच बाय इट, देन ए और बी का क्या रिलेशन होगा ये बताते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, आप इस वेलोसिटी को लिखो। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप, है ना? ओके, और इसका ये ए जो है उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है और बी जो है वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ठीक है? अगर आप रेंज निकालेंगे तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स यू आई बाई जी। 2 यू एक्स की वैल्यू कितनी है ए, यू आई की वैल्यू बी है बाई जी, ये तो रेंज आ गया। ओके, मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट होता है यू वाई होल स्क्वायर बाई टू जी, है ना? और यू वाई कितना है बी, तो बी स्क्वायर बाई टू जी, ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है ना? ये मैक्सिमम हाइट है और ये रेंज है। अब आ जाओ प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, तो आपका जो रेंज है वो 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब रेंज की वैल्यू बताओ कितनी है? 2ab बाई जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज बी स्क्वायर बाई टू जी। बताओ, जी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, एक बी कैंसिल हो गया और आंसर आया बी इज इक्वल टू 2a। ये ए और बी का रिलेशन है। कोई ऐसा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है और यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगेन वी हैव इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेंज। रेंज का मतलब है कि वो जहां से आपने छोड़ा वो कहाँ जाकर गिरेगा, कितना दूर गया, ये बताना है। और ये आपको भी पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। अब हम क्या करेंगे, ऐसे समझो कि ये एक एक्स वाई एक्सिस है और प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके यहाँ पे गिरा। ओके, ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स। ये एक्स इक्वल टू जीरो होता है और ये जहां पे गिरेगा वो एक्स इक्वल टू क्या होता है? आर। एक्स इक्वल टू क्या होता है? आर। और ये इक्वेशन हमें पता है, जब ये गिर जाएगा जमीन पे तो इसकी हाइट कितनी होगी? जीरो। तो जब हम वाई की जगह जीरो पुट कर देंगे और जो एक्स आएगा वही तो रेंज होगा, है ना? ओके, तो हमें कुछ करना नहीं है। ये जो इक्वेशन दे रखी है, ओके, y इक्वल टू 10x माइनस 5/9x², इसमें हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 0। बस इतना ही करते हैं, y की जगह 0 पुट करेंगे, जो x आएगा वही रेंज है और कुछ करना ही नहीं है। तो ये बताओ 0 इक्वल टू कितना होगा? 10x माइनस 5/9x²। इसको सॉल्व कर लो। 10x इक्वल टू 5/9x², ये सॉल्व कर लोगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। से रेंज मीटर में ही पूछा था तो क्या होगा? 18 हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला प्रॉब्लम क्या है? अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ओके, और इसका एक्सेलरेशन को बताना है विद एक्सेलरेशन a। इफ वेलोसिटी गेट डबल्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आफ्टर एंड बिफोर द चेंज। ओके, एक बात सोचिए, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन ए है और वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। रेडियस के बारे में कुछ गिवन नहीं है, okay, बस स्पीड को चेंज किया है। तो ए वन बाई ए टू, रेडियस को कांस्टेंट मान लो, वी वन बाई वी टू का क्या है? होल स्क्वायर। अब हमने अगर वेलोसिटी को डबल किया है, वेलोसिटी गेट डबल्स, है ना, तो ये 1/2 होगा, इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? एक रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है। इसमें देखो, हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, ए जो है अपवर्ड जा रहा है, बी राइट डायरेक्शन में, सी नीचे और डी लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये डायरेक्शन एक्स बोला गया, ऊपर के डायरेक्शन को वाई बोला गया। तो जो लोग राइट चल रहे हैं वो प्लस एक्स में चल रहे हैं, जो लेफ्ट जा रहे हैं वो माइनस एक्स में चल रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं वो प्लस वाई, जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस वाई। और हमें बताना है किसी की वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए विद रेस्पेक्ट टू सी, ए विद रेस्पेक्ट टू डी एंड बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या होगा? अगर ऐसा बोला जाए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, कुछ ऐसा होता है। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला है। पहले हम इन चारों लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए किसके इक्वल है? सबकी वेलोसिटी वी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई कैप, जे कैप, के कैप बताना है, वैल्यू सेम है सबकी। ए जो है ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर का मतलब वाई, वाई मतलब जे कैप। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी बताओ, बी किधर जा रहा है? राइट, तो ये होगा वी आई कैप। अब सी के बारे में बताओ कितना होगा? सी होगा, नीचे जा रहा है, तो माइनस ऑफ वी जे कैप। एंड डी के बारे में बात करें तो ये किधर की तरफ है? पीछे, तो ये होगा वी और ये क्या होगा? माइनस ऑफ आई कैप। समझ गया? ये रिलेशन है। अब आपको एक एक करके सॉल्व करो। ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये किसके इक्वल होगा?
ए माइनस बी, यानी कि वी जे कैप माइनस वी आई कैप। ओके, यानी आई वाला माइनस होगा और जे वाला प्लस होगा। ये तो ऑप्शन 4 मिल रहा है। पहले का 4 हो गया, पहले का 4, ये पहले का थर्ड गलत है, पहले का सेकंड, पहले का फर्स्ट, पहले का फोर्थ तो केवल एक ही ऑप्शन है ना? ओके, तो यही सही होना चाहिए। एक और मैच कर लेते हैं, चलो बी निकाल लेते हैं। ए विद रेस्पेक्ट टू सी, ए विद रेस्पेक्ट टू सी, ए माइनस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे टू टू टाइम्स ऑफ जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ जे कैप है, बी का सेकंड है, बी का सेकंड है, मतलब कि यही सही था। क्लियर हुआ? ओके, इसमें कुछ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट है ना? ओके, एक यूनिफॉर्म चेन है कोई, उसकी टोटल लेंथ है 3 मीटर, 1 मीटर हैंगिंग है। ओके, 1 मीटर हैंगिंग है। सोचिए, अगर कुछ देर के बाद, यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं तो ये नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा तो अगर ये चेन पूरी तरीके से हैंगिंग हो, पूरा 3 मीटर ही हैंग कर जाए, है ना, कुछ इस तरीके से ये पूरा चेन नीचे की ओर चला जाए। ऐसे मान लो कि ये यूनिफॉर्म चेन है और ये नीचे चली गई, है ना? ओके, पूरी 3 मीटर। ओके, तो मैं 1 मीटर के काम करते हैं। ऐसा मानो कि इसका टोटल मास है m, टोटल मास कितना है m। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है पहले की, ये निकाल लेते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी थी और बाद में और ज्यादा कम पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ओके, ये इनिशियल और फाइनल निकालो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मैं रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो इसकी पोटेंशियल नेगेटिव होगी, माइनस इसका मास कितना होगा भाई, टोटल लेंथ 3 था, तो एक का मास कितना होगा, m/3 के इंटू जी इंटू इसका सेंटर ऑफ मास की डेप्थ। ये डेप्थ नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसका पूरा सेंटर ऑफ मास 1/2 पे होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि आंसर होगा माइनस ऑफ mgl/6। ये पहला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फाइनल निकालोगे जब ये पूरा गिर चुका होगा, तो ये टोटल मास होगा, माइनस तो होगा ही, टोटल मास m g, और सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी होगी, अब ये 1 नहीं है, ये टोटल 3 है, तो ये हो जाएगा 3/2। तो माइनस ऑफ 3 mgl/2। अब इसमें चेंज कितना आया, यानी कि लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, वही काइनेटिक एनर्जी में गया होगा। तो लॉस निकालोगे तो कितना होगा, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो इसी को फाइनल प्लस हो जाएगा, 3/2 mgl, एल तो 1 था ना बच्चा, इसको 1 ही रहने दो। ओके, mg माइनस माइनस आपका हो जाएगा mg/6। ओके, ये पूरा डेटा आएगा। अब इसको एक काम करो, 6 बनाना है, 3 कर दो, ये हो जाएगा 8mg/6, और यही किसके इक्वल होगा, हाफ mv²। देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये 2 से ये कैंसिल होगा, नीचे आएगा 3। ओके, और 8g को 80 बोलते हैं, तो v² इक्वल टू 80/3 आएगा, और v की वैल्यू निकालोगे तो रूट बन जाएगा, यहाँ पे रूट 80/3। फिर से बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि पोटेंशियल एनर्जी पहले कुछ थी, बाद में कुछ और नीचे चला गया था, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और वो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको हम हाफ mv² के बराबर कर लेंगे। ये बन जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? स्पीड मिल जाएगी उससे। आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई एक फोर्स है ना? और ये 3i कैप प्लस 4j कैप है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, तो जानते हैं क्या होगा? कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस जो होते हैं, कांस्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव ही होता है ना? ओके, और अगर वेरिएबल होता तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव होगा। अभी के लिए ऐसे समझो कि मैं 2 रास्ते से जा रहा हूँ यहाँ से, एक पहला रास्ता ऐसे जा रहा हूँ और एक इधर से जा रहा हूँ। जानते हैं क्या होगा? अगर दोनों का वर्क डन निकालेंगे, ओके, तो ये वर्क डन ऑलमोस्ट सॉरी, वर्क डन हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे दोनों से कुछ भी निकाले। यहाँ पे पहले 3 इंटू ए करेंगे, फिर 4 इंटू ए करेंगे, तो ये 7 इंटू ए आ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम इसका ए कैप जे कैप लिख करके निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये दोनों वर्क डन क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, है ना? दोनों पाथ में वर्क डन हमेशा सेम आएगा। ये पूछा था कि किसमें वर्क डन ज्यादा आएगा, किसमें कम आएगा, आप दोनों को लिख दो। अगर आप चाहो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे पाथ 1 की बात करें, डायगोनली, डायगोनली पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, यही होगा पोजीशन वेक्टर इसका, है ना? ओके, और इसके बाद इसका वर्क डन निकाल लो, एफ डॉट डी आर, है ना? ओके, एफ डॉट डी आर, इसको सॉल्व करो, ये W1 आ गया, और फिर W2 को अलग से कर लो, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक बॉल है, इसका मास है 2 केजी, और दूसरी बॉल है 4 केजी का, दोनों के मासेस अलग अलग है। अब दे आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम 60 फीट टॉल बिल्डिंग एंड आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच, यानी दोनों ही 30-30 फीट गिरे हैं। Okay, जब दोनों ही 30-30 फीट गिरे हैं तो हाइट तो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। अब सुनिए, देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, पहले ये सोचो। काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है एम जी एच। एच तो सेम है, जी सेम है, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, मास पर। और पहले का मास और दूसरे का मास का जो रेशियो होगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा। पहले का मास 2 है, दूसरे का 4 है, आंसर आ जाएगा 1:2, है ना। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि एक स्प्रिंग है, उसका कुछ कांस्टेंट दे रखा है ना, ओके। उसको स्ट्रेच किया गया 5 सेंटीमीटर। अगर हम उसको और स्ट्रेच करते हैं फर्दर बाय 5 सेंटीमीटर तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, ओके। तो सिंपल आप फॉर्मूला है, x1 से x2 खींचने के लिए जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और ये क्या पढ़े हो आप लोग, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस क्या होगा, x1 स्क्वायर, ओके। हाफ स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻³ सब SI यूनिट में है, ओके। x2 पहले वो 5 सेंटीमीटर था, और 5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा ना, ओके। तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को 10/100 ये मीटर में रखेंगे ना, इसका होल स्क्वायर माइनस पहले था 5, 5/100 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और आपको आंसर मिलेगा। आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, ओके। 18 ये आएगा, 18.75 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का, और पूछा है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, ओके। स्टेबल है कि क्या है, अच्छा नहीं, केवल पूछा है स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कोई पॉइंट जहां पे होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है ना, ओके। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तो मैक्सिमम है ना, ओके। ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता ही जा रहा है, ये कहीं भी इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ फोर्स जीरो है, यहाँ फोर्स जीरो है, तो ये दो इक्विलिब्रियम है क्योंकि स्लोप ही फोर्स होता है इसका। अब ये आपका सबसे मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये अनस्टेबल होगा, ठीक। और ये क्या बनेगा, एक तरीके से ये बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। हमसे यही पूछा था, तो फर्स्ट ग्राफ ये क्या होगा, एक करेक्ट आंसर देगा आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, है ना, कि इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक बात सोचो, ये क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर, लोएस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट 5 GR, है ना, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स की क्रिटिकल वेलोसिटी रूट 3 GR। ये फैक्ट है, ये हम लोग को क्या है, याद है ना, ओके। तो हमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट का बताना है, आंसर किसके इक्वल होगा, रूट 2 GR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ब्लॉक है, उसका वेट है 100 kg, सॉरी 100 न्यूटन है, इसका वेट दे रखा है। When pushed by a force F on horizontal rough surface, move with an acceleration of 1 meter per second square. When force is doubled, acceleration becomes 10. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। अब ये तो पता है नहीं कि कितना है, एक काम करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज्यूम कर लो कि कुछ है। मैं मान लेता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, म्यू टाइम्स ऑफ उसका अपना वेट, म्यू mg होता है, mg उसका वेट है, ठीक। तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स 100 म्यू होगा पहले केस में। अब हम उस पे फोर्स F लगाते हैं, ठीक, फोर्स लगाते हैं F, फोर्स F लगाते हैं, उसका मास कितना है, इसका मास अगर g को मैं 10 मानूं तो उसका मास हो जाएगा 10 kg, है ना, इसका मास कितना है 10 kg। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे फोर्स F लगाया, और बाद में फोर्स को हम डबल करेंगे, और पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 100 म्यू, ठीक, और इसका एक्सेलरेशन होगा 1। तो एक बात बताओ, इक्वेशन लिख दो, F माइनस 100 म्यू इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है 1, ऐसा आपको गिवन है, ठीक। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी बात, अगर हम फोर्स को डबल करते हैं तो एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा, फोर्स को 2F कर दो, फ्रिक्शन फोर्स में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये कितना रहेगा 100 म्यू, मास उतना ही रहेगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक। और हमें म्यू निकालना है, तो एक काम करो, म्यू निकालने के लिए पहले आप एफ निकाल लो, और एफ को लाके किसी वैल्यू में पुट कर देंगे, है ना, ओके। या फिर यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एफ की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 प्लस 100 म्यू, 10 प्लस 100 म्यू, ओके। सेकंड इक्वेशन में लाके पुट कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एफ, एफ की जगह क्या हो जाएगा 10 प्लस 100 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 100 टाइम्स ऑफ म्यू इक्वल टू 100, 10 इंटू 10 100 होता है, ये हो जाएगा 20 प्लस 200 म्यू माइनस 100 म्यू, ये आ जाएगा कितना 100 म्यू इक्वल टू 100, ओके। तो 100 म्यू इक्वल टू आएगा कितना 80, और म्यू की वैल्यू है 0.8, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ इतना, ओके। 0.8 पहला ही ऑप्शन है, और यही आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इसमें पूछा गया है कि एक कोई ब्लॉक है ना, ओके, और किसी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है किसी ऑब्जेक्ट,
और उसका इंक्लिनेशन है थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड कैन बी कीप्ड हॉरिजॉन्टल स्टेशनरी रिलेटिव टू इंक्लाइन गिविंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टू द इंक्लाइन प्लेन इक्वल टू। अरे ये तो हम लोग को आंसर याद है भाई। ओके, ये थीटा है, इस पे कोई ब्लॉक रखा है ना, तो ये तो नीचे गिरेगा ये ब्लॉक ऐसे, इसको रोकना है तो इस पूरे सिस्टम को इधर की ओर एक्सेलरेट कराते हैं और स्टेशनरी रखने के लिए इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है ना? ओके, सॉरी, एक्सेलरेशन स्टेशनरी रखने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? जी tan थीटा। अगर हम जी tan थीटा देंगे तो ये चलेगा, ऐसा नहीं कि रुका रहेगा, बट ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको रोकने के लिए, मतलब इन ये दोनों रिलेटिवली ना चले, तो उसके लिए एक्सेलरेशन जी tan थीटा होता है। ओके, अगर जी tan थीटा से ज्यादा होगा तो ये किधर की ओर चला जाएगा? पीछे की ओर, और उससे कम होगा तो ये रिलेटिवली आगे की ओर जाएगा। अभी के लिए ये रेस्ट पे बोला गया है कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, रिलेटिव टू बोला गया तो उसमें जी tan थीटा होगा, है ना? ओके, ये आपने क्लासरूम में भी किया होगा और कई सारे एग्जांपल्स में, क्वेश्चन में भी किए होंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड केस है, याद रखिएगा। अब आते हैं, एक स्टेटमेंट करेक्ट आपको बताना है और ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोलिजन। इसमें बोला गया इलास्टिक कोलिजन है दो बॉडी का, इसमें मोमेंटम और एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। ध्यान से सुनिएगा, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी तो कंजर्व होता है ना? यहाँ एक बात बोलती ईच बॉडी, ईच बॉडी में कैसे कंजर्व हो सकता है भाई? एक बॉडी जो तेज चल रही थी उसने अपने मोमेंटम दूसरे को दिया है, दूसरे ने उतना रिसीव किया है, ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं है। ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना? ओके, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी मोमेंटम कंजर्व होता है, बट पूरे सिस्टम का, इंडिविजुअल बॉडी का नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज कर दिया, वो क्या था? इन इलास्टिक टू बॉडीज मोमेंटम एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए था। ओके, पूरे सिस्टम की बात करता तो गलत तो सही होता, बट ईच बॉडी का कंजर्व नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, इफ टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग देन कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। नहीं 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 भाई, अगर दोनों मिल जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो जीरो हो जाएगा, उसे तो हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ये इलास्टिक नहीं है, ये इनइलास्टिक है। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, okay, इसमें बोला गया कि अ पार्टिकल एट रेस्ट disintegrates into two particles of equal mass. Okay, the fragment move apart and it is observed that, देखो ऐसा क्या होगा, एक कोई पार्टिकल है ऐसे रखा हुआ है ना, उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो है, ये रेस्ट पे है। अब अगर यहाँ पे कुछ इंटरनली ऐसा होता है कि ब्लास्ट हो जाए, एक इधर जाएगा तो एक उसका उल्टा जाएगा, है ना? ओके, दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं होगी, इक्वल अपोजिट होगी, मतलब एक v है, एक माइनस v होगा, है ना? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड नो डाउट बराबर होगा, मोमेंटम बराबर नहीं होगा, मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल हो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, मास सेम है, स्पीड सेम है, और सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। बाद में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है वहां पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस प्रोसेस में कंजर्व नहीं है। देखो, अब आते हैं, क्या सही है? ईच फ्रेगमेंट मूव विद सेम स्पीड अलोंग सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन तो उल्टा होगा ना भाई। ओके, स्पीड सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायरेक्शन उल्टा है, एक राइट जा रहा है तो एक लेफ्ट जाएगा। ओके, ये तो लाइन गलत हो गई। मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल, भाई मोमेंटम नहीं इक्वल है, मोमेंटम इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज सेम नहीं है। तो अभी इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, आगे के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो सही है, ये तो 100% सही है। जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो था, फाइनल कुछ ना कुछ है, तो ये तो सही है। नीदर द टोटल मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, नहीं भाई, टोटल मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसका मतलब ये सेकंड वाला भी गलत होगा। सेकंड वाला क्यों गलत होगा? हमारे पास हम एक शक था कि इसमें मोमेंटम इन्होंने सेम इक्वल बोल दिया है, मोमेंटम तभी इक्वल होगा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का मास और दोनों की वेलोसिटी बराबर है। यहाँ मास बराबर है, स्पीड बराबर है, वेलोसिटी बराबर नहीं है, एक मोमेंटम राइट में है तो एक लेफ्ट में, उसको बराबर नहीं बोलेंगे, उसको इक्वल अपोजिट बोल सकते थे, या फिर मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये गलत है और ऑप्शन करेक्ट क्या है? थर्ड। अगर थर्ड नहीं होता, मेरे पास कुछ और भी जो होता जो कि एकदम ही गलत होता, तो फिर हम मतलब बुरे हालत में सेकंड लगा सकते थे, बट सेकंड गलत है ना? मोमेंटम सेम का मतलब है कि मोमेंटम की वैल्यू और मोमेंटम की डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, है ना? क्लियर? चलो, if earth were to suddenly contract a half of its present size without any change in mass, duration of नया दिन क्या होगा? देखो बताते हैं, अर्थ का साइज कम हो जाएगा ना, okay,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, वो तेजी से घूमने लगेगा। अब तेजी से घूमेगा तो स्पीड आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो जो डे 24 आवर का होता है वो पहले से कम हो जाएगा। कितना कम होगा इसी के बारे में बात करनी है। देखो, तो सडन इसका मास में कोई चेंज नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है? अर्थ को अगर हम सॉलिड स्फीयर माने, क्या ये 2/5 mr स्क्वायर है ना? ओके, आर को आपने 1/2 टाइम किया है ना, आर को आधा कर दिया। आर को जब आधा करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? ओके, और आपको भी पता है रोटेटिंग बॉडी का कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, तो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर आई 1/4 टाइम्स है, ओमेगा कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, और आपको भी पता है कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। अगर ओमेगा 4 गुना है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। यानी पहले जो भी टाइम पीरियड था उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और पहले टाइम पीरियड कितना है, अर्थ का नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 24 आवर, उस 4 से डिवाइड करोगे, आंसर किसके इक्वल आएगा, 6 आवर के इक्वल आएगा। तो अब नया जो डे का ड्यूरेशन है वो 6 आवर होगा, 24 आवर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। ये तो भाई सीधा सीधा स्टेटमेंट है। अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि एक रिलेशन पढ़े होगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अगर आपका टॉर्क कंजर्व है, इसके लिए ये टॉर्क सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, उसके लिए नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कॉमेट फ्रॉम सन आर 8 into 10 की पावर 12 एंड दिस मच। ओके, वेलोसिटी व्हेन रियरेस्ट। अच्छा जी, एक काम करते हैं, एक कोई कॉमेट है ना, ऐसे समझ करो, ये कॉमेट इस पाथ पे चल रहा है, ये इलिप्टिकल पाथ पे चलता है, और यहाँ पे सन है। ओके, ये मैक्स डिस्टेंस है, सॉरी ये मिनिमम डिस्टेंस है, और ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस। इसको अपोजी और पेरिजी हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिस्टेंस पास होता है तो स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा। और जब डिस्टेंस दूर होता है तो स्पीड सबसे क्या होती है, मिनिमम। ये चीज आपको पढ़ाई गई है कि देखो, डिस्टेंस रेशियो जो होगा वही स्पीड रेशियो होगा, और इसी के बारे में बताना है। ओके, तो जब नियरेस्ट है यानी सबसे मैक्स स्पीड है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वी मैक्स इंटू आर मिनिमम, ओके, इक्वल टू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। ये कहाँ से आया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, जो प्लेनेट या कॉमेट कोई भी चलता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ये है 60। कैसे पता चला कि मैक्सिमम है ये, क्योंकि नियरेस्ट था, सबसे पास में स्पीड ज्यादा होती है। और एक बात बताओ, मिनिमम डिस्टेंस कितना था, मिनिमम डिस्टेंस ये है 1.6 इंटू 10 to the power 12 इक्वल टू मिनिमम स्पीड हमें बतानी है। मिनिमम स्पीड कब होगी, जब वो सबसे दूर होगा, यही तो पूछा है, इनटू आर मैक्स। आर मैक्स कितना है, आर मैक्स इज 8 इंटू 10 to the power 12। 10 की पावर 12 और 12 तो कैंसिल हो गया, और मिनिमम स्पीड आएगी 60 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 8। ये आपका क्या मिल गया, मिनिमम स्पीड। ओके, अब इसको सॉल्व करो 0.2, और 0.2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12, है ना। ओके, और ये यूनिट किस में है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपने इसको मीटर पर सेकंड में रखा था, तो ये भी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। कुल मिला के हमने दो नियरेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। मास तो बराबर ही है, एक ही कॉमेट है। आगे, ऑन डिक्रीजिंग द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम प्लैनेट, टाइम पीरियड विल। एक बात बताओ, जितना ज्यादा हाइट होता है उसके टाइम पीरियड उतना ही कम होता है ना। देखो ऐसे, सॉरी ज्यादा होता है, 2 पाई आप पढ़े होंगे अंडर रूट आर क्यूब बाई जीएम। ओके, टाइम पीरियड तो आर के साथ बढ़ता है, तो जितना पास रहेगा उतना टाइम पीरियड क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अगर हम हाइट को कम करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। समझ पाए, और जितना दूर जाएगा टाइम पीरियड उतना क्या होगा, कम होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24, एक कोई पार्टिकल है, उसका मास है 3 kg, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिस्टम बाउंडेड है, और मुझे उसको स्केप कराना है, तो हम उतनी ही एनर्जी देंगे जस्ट स्केप के लिए, टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, है ना। ओके, तो हम कितनी एनर्जी देंगे, -54 जूल है, तो उसको 54 जूल और एनर्जी दे दो कि मिलके जीरो हो जाए। ठीक है, और प्लस 54 जूल एनर्जी हमको देना है, तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 54, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ m3 है इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 54। ओके, इसको कैंसिल कर दो, ये 18 हो जाएगा, 18 इंटू 2 36,
v स्क्वायर इक्वल टू 36 और v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉब्लम है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पे दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इनिशियल फेज पाई बाई 4 है। ओके, आइए देखते हैं। इनिशियल फेज पाई बाई 4 का पहले मतलब समझाते हैं। पाई बाई 4 इनिशियल फेज का मतलब है, आप ऐसे समझो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना, और ये फाई हमको नहीं पता है कितना है। ओके, इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 पुट करोगे और फाई 45 डिग्री पुट करोगे, x की जगह आएगा a, x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई रूट टू। ये पार्टिकल यहाँ पर है, x इक्वल टू a बाई रूट टू पर है ना, अभी शुरू में। और एक और बात बोला है, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। तो ये बताओ, ये तो a बाई रूट टू है 5, यहाँ से हमको एम्पलीट्यूड मिल गया और एम्पलीट्यूड है 5 रूट 2 मीटर। क्लियर हुआ? एम्पलीट्यूड आ गया 5 रूट 2 मीटर। अब आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यही पूछा है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए पता है, बस हमको ओमेगा चाहिए किसी तरीके से। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, इसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर बाई ए ओमेगा कैंसिल, ये ओमेगा आ गया और इसकी वैल्यू दे रखी है 10, ओमेगा तो 10 मिल गया। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कितना। भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए है 5 रूट टू और ओमेगा 10 है, इसका स्क्वायर होगा 100। आंसर किसके इक्वल होगा 500 रूट टू, और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो 500 और रूट टू को 2 की पावर 1/2 लिख दिया है, तो यही करेक्ट है और कुछ तो है भी नहीं। समझ गए? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एट डिस्टेंस हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो वो कितना होगा? एक काम करो, हमें काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो लिखना है। काइनेटिक बाई पोटेंशियल, काइनेटिक का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स की जगह ए बाई टू लिख दो, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो जहां एक्स है वहां ए बाई टू रख दो, ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर ऑन ए बाई टू का होल स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई फोर। ओके, ये हो जाएगा ऊपर बाई 3 a² बाई 4 अपॉन ए स्क्वायर बाई 4, ये आंसर आएगा 3, है ना। और ये रेशियो ये पूछा था, तो रेशियो आपका क्या बनेगा 3:1 बनेगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला पार्ट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द मोर इंटेंस इज 60 डेसिबल साउंड देन 30 डेसिबल साउंड। देखो 30 डेसिबल और 60 डेसिबल जो है वो 30 डेसिबल कम इंटेंसिटी है, 60 वाला ज्यादा है, तो कितना गुना ज्यादा है? पहले तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनका रेशियो निकाल लो, 60 डेसिबल अपॉन 30 डेसिबल। ओके, ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, डेसिबल साउंड लेवल की यूनिट होती है, तो साउंड लेवल कितना होगा, मतलब इसको रेशियो नहीं निकालना, कितना इंक्रीज हुआ है। तो 60 डेसिबल था और 30 हो गया, तो 30 ज्यादा है। 30 ज्यादा होने का मतलब 10 की पावर 3 ज्यादा है। जितना 30 10 का मल्टीपल है, 10 से डिवाइड करो, डायरेक्ट सॉल्व करने का यही तरीका है। 30 ज्यादा है डेसिबल, 30 था पहले, 60 अब हो गया, तो मतलब 30 डेसिबल बढ़ गया। 30 बढ़ने का मतलब है कि 10 की पावर 3 बढ़ गया, है ना। ओके, अगर 40 बढ़ता तो 10 की पावर 4 बढ़ता, तो 10 की पावर 3 1000 होता है, और 1000 पहला ही ऑप्शन है, ये तो करेक्ट है। अब एग्जैक्टली कैसे निकालोगे इसको देखो, देखो साउंड लेवल का एक फॉर्मूला था 10 लॉग इंटेंसिटी आई बाई आई नॉट होता है 10 की पावर -12। ओके, और साउंड लेवल 1 लिखना हो तो I1 लिख दो। ओके, ये पहला डेसिबल आ गया। और सिमिलरली साउंड लेवल 2 ये होगा 10 लॉग I2 बाई ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 की पावर -12 डेसिबल। ओके, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये आएगा SL2 माइनस SL1 इक्वल टू 10 लॉग, यहाँ पे आ जाएगा I2 बाई I1, और ये डिफरेंस कितना था भाई, ये तो 30 था, इक्वल टू 10 लॉग I2 बाई I1। ओके, यही तो निकालना है, ये कैंसिल हो गया, और ये देखो 10 की पावर यहाँ आ जाएगी, तो 10 की पावर 3 होगी, जो कि 1000 के आसपास हो जाएगा, 1000 हो जाएगा बेसिकली, है ना। ओके, ये भी बता दो, अब आज के बाद शॉर्टकट याद रखिएगा, कितना डेसिबल बढ़ा उसको 10 से डिवाइड कर दो, है ना। जैसे 20 डेसिबल बढ़ा तो
10 की पावर 2 यानी 100 गुना, 30 डेसिबल बढ़ा तो 1000 गुना, 40 डेसिबल बढ़ा तो 10,000 टाइम्स, है ना, 50 डेसिबल बढ़ा तो 10 टू द पावर 5 टाइम्स, ऐसे आपका डेसिबल बढ़ता जाएगा। ये लॉगरिथमिक स्केल पे होता है। चलिए, ये साउंड लेवल का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, एस एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाई आई नॉट थ्रेश होल्ड ऑफ हियरिंग होती है। आगे, एक स्टील बॉल है, फॉल फ्रॉम हाइट, ओके, ऑफ 10 मीटर and bounces to height of 7 meter. If the dissipate energy goes to the ball and rise in temperature, क्या होगा? एक बात बताओ, एनर्जी लॉस कितनी हुई है? भाई आप गिरे थे 10 मीटर से, उठे वो 7 मीटर तक, तो टोटल 3 मीटर की एनर्जी लॉस हो गई। एनर्जी जो लॉस है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, ये कितना होगा? एम जी इसके हाइट का लॉस इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एम एस डेल्टा टी। ओके, एम से एम तो कैंसिल होगा। ओके, जी कितना है? जी 10 है, हाइट 30 है, ओके। स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है? भाई स्पेसिफिक हीट तो कैलोरी में दे रखा है, तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे 0.11 किलो कैलोरी, किलो को 1000 से गुना कर दो, और कैलोरी है उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 4.2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ से आप टेम्परेचर निकालो, थोड़ी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, गलती कहाँ कहाँ हो सकती थी? ये किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी को हम लोग किलो जूल में पहले कन्वर्ट कर दिए, 1 किलो और जूल, ये एसआई यूनिट में हो गया, क्योंकि ये सब कुछ एसआई यूनिट में रखा है। डायरेक्ट कैलोरी में लिखोगे आंसर गलत आएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपका, एक पीवी डायग्राम है और वर्क डन बताना है। सीधा सीधा साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? लूप की एरिया, जितना लूप बन रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, ये तो पूरा पूरा एक कंप्लीट लूप बन रहा है, क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, जीरो नहीं होगा। एक बात बताओ, इसकी एरिया कितनी है? यहाँ से यहाँ तक पी, और यहाँ से यहाँ तक वी, पी इंटू वी, यही आपका वर्क डन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, परसेंटेज एरर बताना है, पावर है 1/2, 2 और 3। एक बात बताओ, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन सी, है ना। पावर को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमेशा ऐड करते हैं, कभी माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालना है। अब बताओ, हाफ परसेंटेज एरर इन ए कितना है? ए है 1% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, बी कितना है? 3% प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी, सी का कितना दे रखा है? 2। ओके, तो ये 6 प्लस 6 और प्लस हाफ, यानी कि 6 6 12, यानी कि आंसर आएगा 12.5%। 12.5% पहला ही ऑप्शन है। क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? आपसे पूछा गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू मोनोटॉमिक आइडियल गैस व्हिच एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है आइसोबारिक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोबारिक। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क? देखो बताते हैं। वर्क डन जो होता है आइसोबारिक प्रोसेस का, ये होता है P इंटू डेल्टा वी। P इंटू डेल्टा वी को NRDT बोल सकते हैं, ठीक। और जो इंटरनल एनर्जी होती है, ये किसी भी प्रोसेस के लिए F/2 NRDT होती है ना। ओके, यानी कि NRDT तो कॉमन है, ओके। अगर ये 1 है, तो ये जानते हैं कितना है? ये है F/2, है ना। ओके, तो आपने जो हीट दिया, इन दोनों का सम दोगे ना, आप ऐसे तो पढ़े हो, dq इक्वल टू du प्लस dw। ओके, अगर इसमें आप, ये हुआ है du में गया है F/2 फैक्टर, और इसमें 1 गया है, तो इसमें कितना होगा? F/2 प्लस 1। हमने इतना हीट दिया है, F/2 प्लस 1 दिया, F/2 गया इंटरनल एनर्जी में, और 1 गया वर्क डन में। पहले ये रिलेशन क्लियर है? अब सुनिएगा, हमसे पूछा गया व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वर्क। देखो, आपको बताना क्या है? आपको बताना है यहाँ पे कि कितना एनर्जी कन्वर्टेड टू वर्क है, तो हमें वर्क अपॉन इंटरनल हीट सप्लाई का रेशियो बताना है। वर्क कितना है? वर्क है 1, 1 अपॉन, और ये कितना है? F/2 प्लस 1, बस यही आंसर। ओके, अब मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक आइडियल गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करोगे, ये 3/2 प्लस 1 जानते हैं कितना? 5/2, ये आंसर आ जाएगा 2/5। क्लियर है? ओके, और ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, कॉपर बॉल है, मास 100 ग्राम दिया हुआ है, कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम है ना। ओके, मास 100 ग्राम है, टेम्परेचर कुछ टी है, इट इज डिप्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर मास ऑफ 100 ग्राम filled with 170 gram of water at room temperature. Subsequently, the temperature of system is found to be 75 degrees Celsius if T is given by, okay, room temperature 30 दे रखा है, specific heat of copper दे रखा है। देखो, हमारे पास क्या है, इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक कॉपर बॉल है, ओके, कॉपर बॉल है, और इस
ये 100 ग्राम का है ना? ओके। और इसका टेम्परेचर कितना है ये हमको पता नहीं है। उसके बाद हम इसको एक कैलोरीमीटर यानी कि एक कंटेनर है जो शुद्ध कॉपर का बना है और इसके अंदर पानी भी है। इसके अंदर कितना है? पानी भी है। ओके। इसके अंदर पानी कितना है भाई? 170 ग्राम पानी है। ओके। और ये कितने टेम्परेचर पर है? ये 30 पर है। ये 30 पर है। ओके। और इसका 100 ग्राम कैलोरीमीटर का ये कॉपर का ही बना है, तो ये भी 100 ग्राम है। तो आप ऐसे मानो कि 100 ग्राम कॉपर है और ये भी कितने पर है? 30 पर है। समझ गए? ओके। अब इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ करके क्या हो जा रहा है? पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़कर 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके। एक काम करो, इस कॉपर बॉल ने एनर्जी दिया किसको? इस कॉपर को भी और इस वाटर को भी, है ना? ओके। तो एनर्जी लॉस बाय कॉपर बॉल इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर। बस उसी को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। एक एक करके मैं लिखता हूँ, देखो। लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉपर बॉल, उसका ms डेल्टा टी होता है। इसका मास m है 100। कॉपर का कैलोरी स्पेसिफिक हीट है 0.1, 0.1। ओके। डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर था T और अब हो गया 75। इतना एनर्जी कॉपर बॉल ने दिया है। भी गया कहाँ? दो जगह, एक कॉपर लिया और पानी भी लिया। कॉपर कितना है? 100। ओके। स्पेसिफिक हीट अगेन 0.1 और इसका टेम्परेचर पहले था 30, अब हो गया 75। ये कितना लिया? 75 माइनस 30 प्लस वाटर ने भी लिया है। वाटर कितना था? 170। वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको नहीं दिया, डिफॉल्ट में 1 ले लो, 1 ही होता है। इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इस ये भी 75 हो गया, पहले 30 था। इनको सॉल्व कर लो और टी की वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन है, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यही टॉपिक है इसका। दूसरा क्वेश्चन है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन्स लॉ का प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला कि ए और बी दो स्टार्स हैं, एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं और दो अलग अलग वेवलेंथ पर, है ना? ओके। तो आप एक लॉ पढ़े हैं, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना? ओके। और लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 जो है वो है 360 बाई 480। ओके। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमको टेम्परेचर ऑफ ए बाई बी बताना है। तो T1 बाई T2 जो होगा वो लैम्डा का उल्टा होगा। ये होगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। क्या ये 4 बाई 3 होगा? है ना? ठीक। ये किसके इक्वल होगा? 4 डिवाइड बाई 3। तो ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। लॉ का नाम क्या है? वीन्स लॉ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्राफ दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का प्रॉब्लम है, स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ है। ठीक है? स्ट्रेन स्ट्रेस का ग्राफ है और आपको बता रहा है कि मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस किसका होगा। देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो रेशियो होता है ये यंग्स मॉडुलस होता है। इस तरीके से स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। और यही सबसे ज्यादा होगा जब इसका स्लोप ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है। तो अब इसमें स्ट्रेन से एंगल देखते हैं, मतलब जिसका स्लोप कम होगा, यहाँ उल्टा है, इसका स्लोप कम होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। सबसे कम स्लोप किसका है? ए का, तो ए की यंग्स मॉडुलस क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके। और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हम सेम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये जो स्ट्रेन है इनमें तो सबसे कम हो रहा है, यानी कि सबसे पावरफुल है, यानी इसका यंग्स मॉडुलस सबसे क्या है? ज्यादा है। ओके। चलो अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वाटर इज फ्लोइंग इन अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेडियस। ओके। रेडियाई रेशियो का रेडियस का रेशियो दे रखा है और वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। बहुत आसान है भाई। R1 बाई R2 किसके इक्वल है? 3/2। इसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशियो आएगा। A1 बाई A2 क्या ये 9/4 होगा? ठीक। और अब सोचो A1 V1 किसके इक्वल होता है? A2 V2। और हमें पूछा गया वेलोसिटी रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंटरिंग एंड एग्जिटिंग फ्रॉम द ट्यूब, यानी कि V1 बाई V2 पूछा गया है। क्या ये A2 बाई A1 होगा? और A2 बाई A1 किसके इक्वल होता है? 4 डिवाइड बाई 9। ओके। 4/9 यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक डायमेंशन का प्रॉब्लम है। ठीक। यहाँ पे दे रखा है कोई इक्वेशन है m के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ये तो एक नंबर है ए एंड बी और नीचे क्या है? लैम्डा स्क्वायर। और लैम्डा क्या है ये आपको पता नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी बताना है। ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय इक्वेशन a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ए एंड बी आर कांस्टेंट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। एक काम करो, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है बच्चा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। ओके। और लैम्डा अगर वेवलेंथ है तो ऐसे समझो कि ए और बी का बराबर होगा। ए का डायमेंशन और बी के डायमेंशन दोनों सम है तो बराबर होंगे और यही डायमेंशन लैम्डा का स्क्वायर होगा। और लैम्डा वेवलेंथ है तो वेवलेंथ लेंथ होता है और लेंथ L2 होता है। केवल L2 होगा, M और T नहीं चाहिए, केवल L2 चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। चलो
आगे की ओर बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और भी है। A body start from rest with uniform acceleration. Its velocity after n second is v. Then its displacement in the last 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एक काम करो, सबसे पहले इसको यूज करते हैं। ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। इफ वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v, एक बात बताओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए एन होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v बाई एन। पहले एक्सेलरेशन आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड, तो एक काम करो, किसी n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। ये हो जाएगा लास्ट 2 सेकंड। ओके, एन है और एक एन, तो एक काम करते हैं, एन सेकंड का होगा हाफ ए टी स्क्वायर, और एन माइनस 2 सेकंड में कितना चलेगा, हाफ ए एन माइनस टू का होल स्क्वायर। अब लास्ट 2 सेकंड का निकालना है, तो आप ऐसे लिखो, जो एन में चल चुका है, एन माइनस टू में जो चल चुका है उनको माइनस कर दो। ओके, तो यही आपका रेशियो बनेगा, हाफ ए तो कॉमन हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, और जहां ए है उसकी जगह आप क्या रखोगे, v बाई एन। ओके, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी करोगे 2 होगा, और ए माइनस बी करोगे आप, तो ये हो जाएगा 2n प्लस टू। ओके, अब यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और एक 2 तो बच जाएगा, 2v n प्लस वन बाई कुछ n, इस तरीके का कोई रिलेशन आ रहा है। ओके, 2v n प्लस वन बाई n, इस तरीके से एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास एक और प्रॉब्लम है। आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और हमें ग्राफ दे रखा है पोजीशन वर्सेस टाइम का। ओके, एक बात बताओ, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, एरिया नहीं निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो सुनो, पहले ये जीरो था, ये गया 40 पर। कहाँ पे गया, 40 पर। 40 पर जाने के बाद फिर वहां रुक गया, है ना, फिर वो वापस आकर के रुक गया, जीरो पे आ गया, है ना। 40 आगे गया, 40 पीछे गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 40 प्लस 40 80 हो गया। फिर उसके बाद वो पीछे गया 20, और फिर 20 आया, फिर प्लस 20 गया और प्लस 20 गया, है ना। ओके, ये कितना आएगा, 40 प्लस 40, 80 प्लस 100 प्लस ये टोटल आ गया 120। ये कितना आ गया, 120 मीटर चला है, और कितने टाइम में चला है, ये टाइम मिला है इसको 20 मिनट्स। ओके, एवरेज स्पीड इक्वल टू आएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओके, इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6 मीटर पर मिनट। ओके, आंसर किसके इक्वल आएगा, 6 मीटर पर मिनट। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका पहला ही कोई 6 आ जाएगा इसमें, जो भी होगा। ओके, चलिए अगला जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक कोई प्रोजेक्टाइल है ना। ओके, और प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम व्हाट हाइट h should be another body projected to so that 5 मीटर पर सेकंड so that both particle collide at the ground point C। कुल मिला के दोनों एक साथ यहाँ पहुंचने चाहिए, है ना। ओके, तो एक बात बताएं इसको, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों की सेम है, तभी यहाँ मिलेंगे। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पहले वाले का कितना है, पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, 2u कितना है, इनिशियल स्पीड 10, साइन थीटा, साइन थीटा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 किसके इक्वल है, √3, है ना। ओके, बाई 2, और जी कितना है 10, ये कैंसिल हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √3, है ना। ओके, और दूसरे पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना होना चाहिए, √3 ही होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, √2h बाई जी। ओके, इसको सॉल्व करोगे, 2h इज इक्वल टू 3g, और h इज इक्वल टू कितना होगा, 30/2, 30/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 15 मीटर के इक्वल आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक बोट है जो यहाँ से चलना शुरू करता है, रिवर इधर की ओर फ्लो कर रहा है, हमें अपोजिट एंड पे पहुंचना होता है। आपको भी पता है कि बोट की स्पीड इधर की ओर होनी चाहिए, और रिवर इधर चल रहा है ताकि नेट स्पीड इधर आए। तो इसके लिए अगर हम किस डायरेक्शन में चलें, साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ रिवर बाई स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ रिवर और बाई मैन 5/10 करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल हो जाता है ना। आपको 30 डिग्री से पे चलना पड़ेगा। साथ साथ आपकी स्पीड कितनी होगी रिलेटिव टू दी शोर। ओके,
हिज स्पीड रिलेटिव टू दी सोर्स। अच्छा हाँ, उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, ये तो रिलेटिव स्पीड है ना। ओके, तो रिलेटिव स्पीड में एक्चुअल स्पीड निकालना है। तुम ऐसा करो कि अंडर रूट ऑफ क्या होगा, जो रिलेटिव स्पीड है बोट की, वो वी स्क्वायर माइनस आपका वाटर की स्पीड, दोनों को माइनस कर दो, ये एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, है ना। ओके, रिलेटिव टू बोट है 10 स्क्वायर और माइनस क्या होगा 5 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। 100 माइनस 5 स्क्वायर, ये आएगा रूट ओवर 75, और रूट ओवर 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√3। तो 5√3 किलोमीटर पर सेकेंड होगा और 30 डिग्री पर चलेगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ओके, इसमें आपको पावर दे रखी है और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है। आपसे पूछा है वेलोसिटी एट x इक्वल टू 10 मीटर पे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि पावर और डिस्टेंस में रिलेशन क्या है। ओके, पावर और डिस्टेंस में जो रिलेशन है, मास आपको गिवन है। ओके, तो एक बात सोचो, पावर जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना। ओके, हाफ एम और डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, है ना। ओके, वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम बाई टू, वी स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे 2v, और v का ऐसे लिख देंगे dv बाई dt, है ना। ये एक्सेलरेशन है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो p इज इक्वल टू एम वी इंटू एक्सेलरेशन को फिर से हम v dv बाई dx लिख सकते हैं ना। ओके, एक बात सोचो, p एम वी स्क्वायर dv, ओके, बाई dx। अब इसको ऐसे लिख दो, p dx इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर dv, और इसको इंटीग्रेट कर दो। ओके, ये आएगा, ये u से मान लो v गया, ओके, या v1 से v2 गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m वी क्यूब माइनस यू क्यूब बाई 3। एक तो ये आ गया, और ये क्या है, एरिया ऑफ पी एक्स ग्राफ, यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे रख देंगे, और इसकी वैल्यू एम बाई 3 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 1, और फाइनल वेलोसिटी पूछिए, ये यू 1 दे रखा है, वी हमको निकालना है, मास आपको गिवन है, और एरिया आपको गिवन है। ये क्या है, एरिया ऑफ पी एक्स ग्राफ, है ना। ओके, पावर और डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, ये अच्छा प्रॉब्लम था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसे आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, दो मासेस हैं, दोनों सीरीज में, सॉरी, दो स्प्रिंग बैलेंस है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, और यहाँ पर 4 केजी का मास है, और आपको इनमें और इनमें रीडिंग बतानी है। देखो, सिंपल सी बात है, जब सीरीज है, ओके, तो सीरीज में पहला एक मास है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो 4 केजी होगा, उसके ऊपर वाले में तो 4 केजी ही होगा ना। ओके, दोनों में स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा, सेम, और जब इलोंगेशन सेम हो रहा है, तो दोनों की रीडिंग भी क्या होगी, सेम। ये भी 4 केजी होगा, ये भी 4 केजी होगा, जीरो कहीं नहीं होने वाला है ना। ओके, तो ऑप्शन आपका 4 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम है, एक बुलेट है, उसका मास आपको गिवन है 0.05 केजी, मूविंग विद हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। ओके, इट स्ट्राइक अ block of wooden mass 950 gram, okay, to initially come to rest with respect to block. The block is suspended from the ceiling by means of a long thin wire, height of 2 inch। अच्छा जी, सुनिए ध्यान से, पहले सवाल को समझते हैं। एक ऐसा कुछ है, एक इस तरीके से कुछ हो रहा है, और एक बुलेट है, बुलेट इसके अंदर जाके पेनिट्रेट कर जा रहा है, और उसके बाद ये कुछ ऊपर तक उठेगा, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड बतानी है। एक बात सोचो, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, बुलेट का मास है, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ, 0.05 इंटू इसकी वेलोसिटी है 100, ये जाके इसके साथ चिपक जाएगा, तो 950 प्लस 0.05, ये 1 केजी बन जाएगा। ओके, ये 50 ग्राम है, ये 950 है, तो 1000 का मतलब 1 केजी इंटू इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ, मान लो यू, है ना। अगर तुम यू निकालोगे तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। और मैक्सिमम हाइट अब निकालना है, अब सिंपल सा बात है, एनर्जी कंजर्व कर दो, यू स्क्वायर बाई 2g, एंड 5 इंटू 5 25 बाई 2 इंटू 12। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2, 5 बाई 4, ये आएगा 1.25 मीटर, है ना। ओके, ये सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। तीनों एक्सिस है एक्स वाई जेड, और ये रिंग है ना। हाँ, ये रिंग है जिसका मास m और रेडियस r है, और इन तीनों रिंग्स को हम लोग x और y के एक्सिस पे चिपका के रखे हुए हैं। मुझे x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों कॉमन होगी, क्योंकि दोनों ही एक्सिस को टच कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। ओके, तो ये कितना होगा, इसका इससे परपेंडिकुलर एक्सिस होता है mr², और ये होता है mr²/2। किनारे के अबाउट क्या होगा, 3/2 mr²। इसका होगा 3/2 mr², और इसका भी होगा 3/2 mr²। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे 3 mr² आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसका नहीं पता है,
है ना? इसके बारे में बात करते हैं। देखो जेड एक्सिस इसके टेंजेंट से जाएगा, ऐसे समझिए ये सर्कल है, ओके, इसकी रेडियस आर और आर थी और जेड एक्सिस यहाँ से परपेंडिकुलर था। अगर ये आर है, ये आर है, तो इसका सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ये डिस्टेंस कितना होगा? ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ आर, है ना? ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, आर है √2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। अब बताओ इसका ICM कितना है? इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये आएगा 3 mr स्क्वायर। तो इसके अकेले का आया 3 mr स्क्वायर और इन दोनों का मिलके 3 mr स्क्वायर, तो टोटल सिस्टम का कितना होगा? 3 + 3 कितना होगा? 6 mr स्क्वायर। ठीक है, ओके, थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन चाहिए था इसको करने के लिए, है ना? आई होप आपने सही किया होगा। आइए कुछ फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक सैटेलाइट मोशन है, इसके बारे में बात करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होगी? एरियल वेलोसिटी क्या होगी? पर्सन इनसाइड सैटेलाइट विल फील वेटलेसनेस। भाई इसको तो सॉल्व भी नहीं करना है ना? ओके, डी का तो पहला है, डी का पहला है यानी कि सेकंड गलत है और ये गलत है। दूसरा, एरियल वेलोसिटी क्या होती है? da/dt, ये तो vr/2 होता है, यानी सी का फोर्थ हो जाएगा। सी का फोर्थ आपका पहला ही है, यानी यही करेक्ट भी होगा, है ना? ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल होगा gm1m2/r², पहले का सेकंड हो जाएगा, यानी पहला ही करेक्ट है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है ना? ओके, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा? भाई ये देखो ये k है, ये k है, दोनों पैरेलल में है, k की जगह k1 + k2, टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√m/k1 + k2, इसमें कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, आइए 47। अब इसमें क्या बोला गया कि एक सोनोमीटर वायर है, इट इज वाइब्रेटिंग इन 3 सेगमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो दे रखा है ना? और फ्रीक्वेंसी रेशियो है 134 के। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर है 152। आपको बताना है पोजीशन ऑफ टू सपोर्ट्स ए और बी, ये कहाँ-कहाँ होने चाहिए। सबसे पहले एक काम करो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। F1, F2, F3 ये आपको गिवन है और ये कितना है? ये है 1:4:3, 143 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है 1/L1, 1/L2 और 1/L3, है ना? ओके, ये आपको दे देगा। ये उल्टा रिलेशन तो नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे समझो, F1/F2 ये किसके इक्वल होगा? 1/4। तुम यहाँ से ऐसे सॉल्व करो, F1/F2 होगा L2/L1 और ये हो जाएगा 1/4। ओके, तो यहाँ से आप L1 निकाल लो, L1 होगा 4 टाइम्स ऑफ L2, है ना? ओके, इसी तरीके से दूसरा करते हैं, F1/F3 ये किसके इक्वल होगा? F1/F3 होगा L3/L1 और इसकी रेशियो क्या होगा? F1 और F3 का रेशियो है 1/3। ओके, तो यहाँ से आप L3 निकाल लो, L3 हो जाएगा, सॉरी L1 निकालो, L1 आएगा 3 टाइम्स ऑफ L3। ओके, और एक और लिख लो F2 F3 का, F2/F3, F2/F3 आएगा L3/L2, है ना? ओके, और ये F2 F3 का रेशियो कितना आएगा? 4/3। ठीक है, तो यहाँ से आप 3L3 ही क्या होगा? 4L2 हो जाएगा और मुझे इन्हीं तीनों को सॉल्व करना है। ठीक, तो अब ऐसे समझो, एक टर्म तो ये है कि टोटल लेंथ है 152, L1 प्लस L2 प्लस L3 ये कितना होगा? 152 सेंटीमीटर। ओके, अब सोचो सबको L1 के टर्म में लिख दो। ओके, तो या L3 के टर्म में लिख दो। क्लियर है? ओके, तो L2 बताओ कितना होगा? या L1 L1 ही लिखते हैं। तो जहां L1 है वहां हम 4L2 लिख सकते हैं, जहां L1 है वहां 4L3 लिख सकते हैं। एक काम करो, यहां से तुम ना ऐसे निकालो, L2 किसके इक्वल है? L2 है L1/4। ओके, L3 कितना है? L3 है L1/3। ओके, और यहां से हमको सब कुछ L1 के टर्म में लिखना है। L2 भी L1 हो गया, L3 भी L1 हो गया, ला के रख दो। इसी को सॉल्व करता हूँ, L1 प्लस L2 कितना है? L2 इज L1/4, ओके, प्लस L3 इज L1/3, L1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 152। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये 7 है, 7L1 प्लस, नहीं 7 नहीं होगा, 12 होगा, 12, तो ये हो जाएगा 12L1 प्लस, ये आ जाएगा 3L1 प्लस 4L1 इक्वल टू कितना होगा? 152। ओके, तो ये टोटल सॉल्व करो, 12 3 15 और 15, सॉरी 12 3 15 4 19, 19 L1/12 इक्वल टू 152।
ठीक है? ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो L1 इक्वल टू आ जाएगा 96। L1 कितना आ गया? 96। अब बताओ L1 96 है तो पहला तो 96 पे होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ए और बी में से कुछ भी सही हो सकता है। अब मुझे L2 बताना है, L2 बताओ कितना होगा? L1 बाई 4, यानी कि 96 बाई 4, 96 बाई 4 तो 24 होता है। कितना होता है? 24। लेकिन ये सही नहीं है, ये इसकी लेंथ है 24 और ये 96 है, तो मुझे ये बी कितने डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा? तो यहाँ से 120 पे लगाना पड़ेगा, और इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम है, इसे आपको सही से कर लेना होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि प्रेशर इन रियल गैस के बारे में बात करना है। ठीक है, प्रेशर इन रियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ 4। ओके, तो देखो रियल गैस का प्रेशर तो कम ही होता है क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, ये तो सही है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन जीरो, हाँ ये भी बात सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आपका रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसमें दोनों ही सही है। अगला प्रॉब्लम है के पास बोला गया है कि एक कोई रिलेशन है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, और पी स्क्वायर वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और मुझे वॉल्यूम को डबल किया, टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। देखो पी स्क्वायर वी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर चाहिए, पी की जगह लिख दो एन आर टी बाई वी होल स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। ओके, तो देखो टी स्क्वायर अपॉन वी इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट, यानी कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी है। ध्यान से देखो, ओके, और अगर हम v को डबल करते हैं, v को 2 टाइम्स करते हैं, ओके, तो t किसके इक्वल हो जाएगा? t हो जाएगा रूट 2 टाइम्स, और यही पूछा है आपसे, पहले t था अब कितना हो जाएगा? अब रूट 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो एक कोई कुकिंग यूटेंसिल्स है ना, और उसमें बताने की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, वो हीट तो होना चाहिए, है ना, कि उसमें हीट का कंडक्शन होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, लो कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है ना, और उसकी स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, स्पेसिफिक हीट इसलिए कम होनी चाहिए क्योंकि अगर स्पेसिफिक हीट आपका बहुत ज्यादा है, ओके, तो स्पेसिफिक हीट अगर बहुत ज्यादा है तो जल्दी से गर्म मतलब जल्दी से गर्म नहीं होगा ना, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हीट आप दे रहे हैं पर टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ रहा। आप चाहते हैं कि कोई बर्तन है उसमें आप हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़े और वो हीट को कंटेन भी करे, है ना। ओके, इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो हाई कंडक्टिविटी एंड क्या होगा? लो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था आज का पूरा पेपर, है ना। ओके, आई होप कि आपने सब कुछ सही किया होगा। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।